हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? चलो ठीक है। अभी तक हमारे 5 एग्जाम्पल हो चुके हैं। हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नयापन है, कुछ अलग एडजस्टमेंट हर एग्जाम्पल में लेने की कोशिश की है। आज भी हमारा जो एग्जाम्पल है 6 नंबर का, जिसमें जया और माया ये दो पार्टनर है जिनका रेशियो 2:3 है। इसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी है। एक फर्नीचर की एडजस्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड 4 आइटम इस एग्जाम्पल में है। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक की 2 अमाउंट आपको दी है, जो तो इसके पहले भी हो चुकी है। लॉस बाय फायर की एक एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। वैसे ये सब हमारी 11th में हो चुकी है, लेकिन 12th के लिए भी हमारे लिए ये नहीं है। तो इन सब एडजस्टमेंट्स को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल की एंड की ओर हम लोग मुड़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, जया और माया ये हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है जिनका रेशो 2:3 है। जनरली रेशो 3:2 होता है। हम लोगों को पहले पार्टनर को 3 और दूसरे पार्टनर को 2 हिस्से देने की आदत होती है, लेकिन यहाँ रेशो है आपका 2:3। पहले पार्टनर को हम 2 हिस्से और दूसरे पार्टनर को हम 3 हिस्से देंगे। ठीक है, देखते हैं। आपको ट्रेडिंग पीएल पूछा है, बैलेंस शीट पूछा है। परचेसेस अपने आप से बोलते चलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारी फिक्स एसेट है जिसे हम स्थावर मालमत्ता बोलते हैं, ये आएंगे बैलेंस शीट के एसेट में। प्लांट एंड मशीनरी हमारी मशीनरी वगैरह प्रोडक्शन के लिए लगने वाली और उसका पूरा सेटअप, ये भी हमारी फिक्स एसेट है, ये भी बैलेंस शीट के एसेट में आएंगी। फ्रेंड्स, हमारा अगला आइटम है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो मैं प्रोविडेंट फंड पहले है क्या वो चीज़ आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करता है, उसका पूरा लाइफ हमारे कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो दे देता है, और जब उसके बुढ़ापे की ओर वो जाता है या रिटायरमेंट की ओर जाता है, उस टाइम पे उसे हमसे एक तो पेंशन की अपेक्षा रहती है, एक बड़ी अमाउंट की अपेक्षा रहती है। तो हमारे लेबर को इन फ्यूचर एक अमाउंट देने के लिए हम जो फंड निकालते हैं उसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जिसे हिंदी में मराठी में हम लोग भविष्य निर्वाह निधि के नाम से हम जानते हैं। जनरली एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के वक्त ये अमाउंट दी जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि वर्कर की जो सैलरी है या एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, जनरली उसके 1/6 अमाउंट हम लोग पीएफ कंट्रीब्यूशन में डालते हैं, प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, पर मंथ, हर महीने डालते हैं। अब जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 है, तो जनरली प्रोविडेंट फंड की अमाउंट उसकी 2,000 आएंगी। ये रूल्स या ये अमाउंट, ये परसेंटेज कंपनी वाइज थोड़े चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई दुमत नहीं है। तो 12,000 यदि उसकी सैलरी है, तो 1/6 अमाउंट उसके पीएफ में पर मंथ जमा होना जरूरी है, डिपॉजिट होना जरूरी है। अब ये 2,000 रुपये यदि मैं उसी एम्प्लॉय के अकाउंट से काट लूँ या उसके सैलरी से काट लूँ, तो वो उस पर बर्डन आएगा। इसलिए गवर्नमेंट एक्ट्स के अनुसार उनके हिसाब से 1,000 रुपीज हम एम्प्लॉय के पेमेंट से काटते हैं, उनके सैलरी से काट लेते हैं, और 1,000 रुपीज हम खुद एम्प्लॉयर, मालिक खुद एम्प्लॉय इस चीज को कंट्रीब्यूट करता है। तो मालिक अपने वर्कर के लिए जो कंट्रीब्यूशन देता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है वो समझ में ले लो आप लोग। मेरे एक वर्कर है, उसे 12,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है। लीगली उसके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में पर मंथ 2,000 जाना चाहिए। 2,000 रुपये उसके पगार से यदि मैं काट लूँ तो उसके हाथ में 10,000 गिरेगा, उसे वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो मैं उसके पेमेंट से, उसके पगार से, उसके सैलरी से 1,000 रुपीज काट लेता हूँ, और 1,000 रुपीज मैं मेरे खुद के सोर्सेज से, मेरे खुद के जेब से उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ।
तो मेरे एम्प्लॉय के लिए मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और ये मेरा एक्सपेंसेस होने की वजह से इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करूंगा। बच्चों, इससे रिलेटेड 4 आइटम है, जिसमें से हमने अभी एक आइटम देखा, अब देखो यह बात ऐसी है कि 1,000 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन में दिख रहे हैं, लेकिन फंड में कितने रुपए जा रहे हैं? 2,000। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, ऐसे 10 महीने हो चुके हैं। तो फंड में मेरे कितने रुपए जमा है अभी? 20,000। यह अमाउंट मुझे किसे देना है? एम्प्लॉय को। जो अमाउंट मेरी पेएबल है एम्प्लॉय को, वो अमाउंट मेरी लायबिलिटी होती है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो ये आइटम आपको बताता है डेबिट बैलेंस। ये आइटम आपको क्या बताएगा? डेबिट बैलेंस। और ये जो फंड मुझे पेएबल है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में बताएगा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बताएगा? ये क्रेडिट बैलेंस। तो देखो, ट्रायल बैलेंस में इससे रिलेटेड 4 आइटम आते हैं, जिसमें पहला कंट्रीब्यूशन आता है, जो मेरा एक्सपेंडिचर है, जिसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लूंगा। जो अमाउंट मुझे वर्कर्स को या मेरे एम्प्लॉय को देना है, वो मेरी लायबिलिटी है। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, मुझे जब उन्हें ये अमाउंट देने का वक्त आएगा, उस टाइम पे उन्हें ये पैसे में इजीली दे पाऊं, इसलिए ये फंड के अमाउंट हर महीने में नेशनलाइज बैंक में सेपरेट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से, नेशनलाइज बैंक में सेपरेटली प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से एक सेपरेट अकाउंट ओपन करता हूं, और उसमें वो अमाउंट में डिपॉजिट करता हूं। अब ये मुझे ही देना है वर्कर्स को, ये मेरी लायबिलिटी है, और इतनी ही अमाउंट मेरी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, अभी तो मेरे नाम पे, इसलिए मैं इसे एसेट में लूंगा। इसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस आता है। ओके, अब रहा चौथा आइटम। जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो बैंक को तो मैं इंटरेस्ट छोड़ूंगा नहीं, मुझे इसके ऊपर क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने स्टूडेंट डेवलपमेंट फंड के नाम से कुछ अमाउंट कलेक्ट की, और आपने बोला कि सर एक काम करो, ये अमाउंट आपके नाम से बैंक में रख दो। तो ठीक है, ऑन योर बिहाफ मैंने स्टूडेंट डेवलपमेंट फंड की अमाउंट मेरे नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेपरेट अकाउंट में जमा कर दी। अब उसके ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट में यदि मैं ट्रिप को जाता हूँ, या होटल में खर्चा करने जाता हूँ, या कुछ मौज मस्ती करने जाता हूँ, या मेरे खुद के खर्चे करता हूँ, तो आप लोग क्या बोलोगे? फंड हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारी ओर से की है, और उसका इंटरेस्ट हमारे सर खा रहे हैं। ये अच्छा है? नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट मुझे इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, पर वो ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की ओर से मिल रहा है। ये मुझे इन फ्यूचर एम्प्लॉय को ही देना है। ये इन फ्यूचर मुझे किसे देना है? एम्प्लॉय को देना है। इसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये एम्प्लॉय को देना है, इसलिए मैं इसे कहा लूंगा लायबिलिटी में। तो मैं आप लोगों को एकदम सिंपली ये 4 आइटम, अभी ये तो बोर्ड पे कहा कुछ लिख रखा है सर, हमें और अच्छे से समझा दो, तो मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस बना देता हूँ, एकदम सिंपली इसको वर्ड्स और आपके लिए बना देता हूँ। देखो, एग्जाम्पल में आए तो चारों आइटम आ सकते हैं, या तो 2 आइटम भी आते हैं, या तो 3 आइटम भी आते हैं। हम हमारी कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो कुछ भी पूछो हमें छुड़ाते आएगा, ये एकदम सिंपल बात है। तो देखो, ट्रायल बैलेंस में रहता है आपका, ये ट्रायल बैलेंस रहेगा एग्जाम्पल का, उसमें डेबिट में रहेगा आपको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जिसे मुझे एसेट में लेना है। दूसरा आइटम रहेगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो मैं वर्कर के लिए मेरे जेब से खर्चा कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये आएगा पीडी में। क्रेडिट बैलेंस में आएगा प्रोविडेंट फंड, ये मुझे एम्प्लॉय को
उनके रिटायरमेंट के वक्त देना है, ये मेरी लाइबिलिटी है। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जिसका नाम रहेगा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी इन फ्यूचर मुझे एम्प्लॉय को ही वापस करना है उनके भी हाथ मुझे मिली है। ये इनकम मेरा नहीं है, तो ये इनकम एम्प्लॉय का है, तो मैं एम्प्लॉय को दूंगा। तो ये 4 आइटम ऐसे आपके ट्रायल बैलेंस में रहेंगे और उनके ये 4 इफेक्ट है, उनके ये 4 इफेक्ट है। आइटम पे चलते हैं हम लोग। कैरियज इनवर्ड है हमारा अगला आइटम। कैरियज इनवर्ड क्लियर कट दिया है। कैरियज इनवर्ड ये परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के डेबिट में। सन्ड्री डेप्टर्स जो भी बोले वो, ये हमारी एसेट है। 1/4/2019 का स्टॉक है, वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। वेजेस एंड सैलरी कंबाइन आइटम दिया है, इसमें वेजेस पहले है इसलिए हम इसे ट्रेडिंग के डेबिट में लेंगे। कैश इन हैंड ये हमारी करंट एसेट है। कैश एट बैंक भी हमारी करंट एसेट्स है, दोनों भी आइटम एसेट्स में आएंगे। अब यहाँ इस एग्जांपल में कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए है, इसलिए ड्राइंग करंट अकाउंट के डेबिट में आएंगी। ड्राइंग करंट अकाउंट के डेबिट में आएंगे, इसे हम लोग समझ में लेंगे। करंट अकाउंट का ये जो है मैं बोर्ड पे समझाते वक्त आपको समझा दूंगा। जिस एग्जांपल में कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए रहते हैं, जिस एग्जांपल में कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए होते हैं, उस एग्जांपल में ये कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड का होता है। ज्या उदाहरणात कॅपिटल आणि करंट दोघं अकाउंट दिलेले आहे त्या उदाहरणामध्ये कॅपिटल हे फिक्स कॅपिटल मेथडचं असतं। अशा उदाहरणात आपल्याला कॅपिटलला फिक्स ठेवायचं असल्यामुळं आपण उरलेल्या सर्व ॲडजस्टमेंट्स करण्यासाठी करंट अकाउंट काढतो। कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट दिए हो तो वो कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड होती है। कैपिटल के अमाउंट हमें फिक्स रखना है, उसमें चेंजेस नहीं करना है, इसलिए कैपिटल से रिलेटेड सभी आइटम रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ ड्राइंग लेंगे हम करंट अकाउंट के डेबिट में। देखते हैं हम लोग क्रेडिट बैलेंस है इसके आइटम। क्रेडिटर से हमारी लाइबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। प्रोविडेंट फंड हमारी लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व भी हमारी लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट हमें मिला भी है तो ये एम्प्लॉय के भी हाथ मिला है, इसे हमें इन फ्यूचर एम्प्लॉय को वापस देना है, इसलिए ये हमारी इनकम ना होते हुए लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी है। कमीशन क्रेडिट में दिया ये इनकम है। इस एग्जांपल में कैपिटल सीधा लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र होगा। इस एग्जांपल में कैपिटल सीधा लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि उसमें हमें कोई चेंजेस करना नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करना है। और करंट अकाउंट हम लोग निकालेंगे और करंट अकाउंट को करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ट्रांसफ़र करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की 2 अमाउंट्स दी है, एक है 24,000 और एक है 25,000। 24,000 का हम लोग विचार करेंगे, 25,000 को हम छोड़ देंगे। 24,000 के 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया है, सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया है। आपको हिंट के साथ लिखना है तो इस टाइप से या लिख लो। अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट। परचेसेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹10,000। परचेसेस में 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदी किया है जो हमने 1 अक्टूबर 2019 को लिया था। आप लोगों ने पिछले साल परचेस बुक देखा है दोस्तों। परचेस बुक में हम सिर्फ गुड्स की परचेसेस लेते हैं, परचेस बुक में हम लोग सिर्फ गुड्स का परचेसेस लेते हैं, एसेट का परचेसेस परचेस बुक में नहीं लेते। तो हमारे अकाउंटेंट ने यहाँ क्या गलती की है कि फर्नीचर की खरीदी उसने परचेस अकाउंट में डाल दी, फर्नीचर की खरीदी उसने कहाँ डाल दी, परचेस अकाउंट में डाल दी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेस में से लेस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर में ऐड करेंगे। बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर में
ऐड करेंगे, फर्नीचर की खरीदी फर्नीचर में ऐड होगी। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होगा, फर्नीचर में से लेस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। देखो फ्रेंड्स, हमें फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट दी है जिसमें यह बोला है कि परचेसेस के अंदर हमारा फर्नीचर इंक्लूड है, परचेसेस के अंदर फर्नीचर इंक्लूड है 10,000 का, जो हमने 1 अक्टूबर 19 को परचेस किया था। तो पहली बात तो यह है कि परचेस, ये जो आइटम है हमारा, ये गुड्स से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग एसेट की परचेसिंग नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसे हम लोग परचेस से हटा देंगे, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम परचेस में से लेस करेंगे। और ये हमारी फर्नीचर है, हमारी एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे फर्नीचर में ऐड करेंगे। तो ये हुई हमारी फर्नीचर के एडजस्टमेंट्स। बस इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमारा डेप्रिसिएशन पे भी होने वाला है, तो उसे हम लोग देखते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी फर्नीचर दिया है 15,000 का, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी फर्नीचर दिया है 15,000 का, मैं उसे सीधा बैलेंस शीट में ले लेता हूं। फर्नीचर 15,000, नया जो मैंने परचेस किया है, जो बाय मिस्टेक परचेस बुक में लिखा गया था, परचेस अकाउंट में लिखा गया है, उसे मैं परचेस से हटा के फर्नीचर में ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास फर्नीचर हो गया 25,000 का। अब इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दी है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 20% पर एनम। तो आप लोगों को अभी डेप्रिसिएशन के अमाउंट समझ में लेना है। जो हमारे पास फर्नीचर 15,000 का है, ये फ्रॉम बिगिनिंग है, शुरुआत से है, तो इस पे हम 20% पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन लेंगे। 15,000 पे 20% आपका डेप्रिसिएशन आएगा 3,000। 15,000 पे 20% आपका डेप्रिसिएशन आएगा 3,000। और जो एडिशनल है 10,000, ये हम लोगों ने 1 अक्टूबर 19 को परचेस किया है, जिसे लेने हमें 6 महीने हुए हैं। जिसे परचेस करने में हमें कितने महीने हुए? अभी 6 महीने। तो हम इस पे 20% लेकिन 6 महीने का डिप्रिसिएशन लेंगे। 20,000 पे, सॉरी 10,000 पे 20% ये हुआ 2,000, 6 महीने का हुआ 1,000। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 10,000 पे 20% आएगा 2,000, 6 महीने का लेके आएंगे 1,000। तो आपका टोटल डिप्रिसिएशन हो गया, बिगिनिंग से जो फर्नीचर था, शुरुआत से हमारे पास जो फर्नीचर था उस पे 3,000, और जो नया फर्नीचर 1 अक्टूबर पे आया उसका 1,000, और ऐसा हमारा टोटल डिप्रिसिएशन जाएगा 4,000। तो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में डिप्रिसिएशन लेस करेंगे 4,000, जबकि बाहर आएगा 21,000, और इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन करके लेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जिसके अमाउंट रहेंगे 4,000। इस एडजस्टमेंट को पूरी तरह नई एडजस्टमेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ट्रायल बैलेंस में हमें ऑलरेडी 15,000 का फर्नीचर दिया है। दूसरी एक एडजस्टमेंट ऐसी दी है कि परचेसेस में फर्नीचर की परचेस इंक्लूड है। ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इस एरर को मैं दुरुस्त करने के लिए फर्नीचर में वो अमाउंट ऐड करूंगा और परचेसेस में से वो अमाउंट लेस करूंगा। अब मेरे पास टोटल फर्नीचर हो गया 25,000 का। अब मुझे डेप्रिसिएशन लेना है 20%, कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं रहती, तो मैं 25,000 पे 20% 5,000 डेप्रिसिएशन ले लेता। लेकिन आप लोगों को बता दो कि मेरे पास एक डाइनिंग टेबल 15,000 का पहले से था, और उसकी चेयर्स मैंने अभी 1 अक्टूबर को परचेस की। डाइनिंग टेबल भी मेरा फर्नीचर ही है और उसकी चेयर्स भी मेरा फर्नीचर ही है। तो जो टेबल मैं शुरू से यूज कर रहा हूँ उसे 20% पूरे एक साल का डिप्रिसिएशन लूंगा मैं 3,000, और जो चेयर्स अभी मैंने नई परचेस की, जो मैंने 1 अक्टूबर को ली, जिसे यूज करने मुझे अभी सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं, तो 10,000 पे 20% 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा 1,000, 3 और 1 टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 4,000। ये 4,000 रुपए
मैं फर्नीचर में से लेस करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लूंगा। उसके बाद बैड डेब्ट्स और आरडीडी ये आपका 2-3 बार हो चुका है। बैड डेब्ट्स और आरडीडी आपका 2-3 बार हो चुका है। बैड डेब्ट्स पहले हम लोग डेटर से लेस करेंगे, फिर आरडीडी निकालेंगे। डेटर से लेस करेंगे, फिर आरडीडी निकालेंगे और दोनों आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। बैड डेब्ट्स और आरडीडी के लिए एग्जांपल इजी है। क्यों इजी है? इसमें पुराना बैड डेब्ट्स भी नहीं और पुराना आरडीडी भी नहीं है, इसलिए सीधा बैड डेब्ट्स और आरडीडी दोनों आइटम हम लोग डेटर्स में से लेस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेंगे। दोस्तों यहाँ एक नई एडजस्टमेंट आई और आपको हमारी 11th में हुई है एडजस्टमेंट, नहीं है ऐसा नहीं है, बट ठीक है। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹6,400 ओनली। हमारे गोडाउन को बोलो, हमारे शोरूम में बोलो, हमारे ऑफिस में बोलो, या जहाँ हमारा माल रहता है वहाँ आग लग गई थी। आग लगने की वजह से हमारा 8,000 रुपये का माल पूरा जल के खाक हो गया, जल गया पूरा। हमारा इंश्योरेंस क्लेम था, हमने क्लेम सबमिट किया, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारा क्लेम पूरा मंजूर नहीं हो पाया, पूरा एडमिट नहीं हो पाया, तो हमारा क्लेम सिर्फ 6,400 का एडमिट हुआ। तो दोस्तों इसकी पहले जर्नल एंट्री हम लोग समझ में लेते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी की तरफ हमारी जो अमाउंट लेना है उसे हम डेबिट करेंगे, हमारा एक्चुअल जो नुकसान हुआ है उसे डेबिट करेंगे, और जितने रुपए का एक्चुअल माल हमारा स्टॉक में से कम हुआ है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लेंगे। तो देखो मैंने इसके यहाँ 3 इफेक्ट किए हैं, ये इसे एडजस्टमेंट है कि जिसके 3 इफेक्ट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एक्चुअल जितना माल हमारा जला है, बर्न हुआ है, उसकी पूरी अमाऊंट आती है। ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला जळालेल्या मालाची पूर्ण रक्कम। तो हम लोग या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पूरे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर करके पूरे 8,000 रुपये लेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर करके कितने रुपए लेंगे? 8,000 रुपये लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से हमें 6,400 रुपये मिल रहे हैं, जो मिलने वाले मिल रहे, ये बोलने की बजाय मैं बोलूँगा वो मिलने वाले, उन्होंने वो क्लेम एडमिट किया लेकिन अभी तक दिया नहीं है। तो ये 6,400 रुपये मैं बैलेंस शीट के एसेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल करके लूँगा। तो देखो बच्चों, माल गया है मेरा 8,000 का, इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं मुझे 6,400, फिर भी मेरा तो लॉस हो रहा है 1,600 का, 1,600 रुपये का। तो उस लॉस को मैं ट्रांसफ़र करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लॉस बाय फायर करके। उस लॉस को मैं ट्रांसफ़र करूँगा लॉस बाय फायर करके। तो बच्चों ये हिंट मुझे लगता है आप लोगों को समझ जाएंगे। देखो थोड़ा स्क्रॉल करके मैं इसे रखता हूँ। वैसे तो ये आपके पास रहने वाली है, इसकी प्रिंट मैं आपको देने वाला हूँ। ये एटम पुटअप किए, आप लोग वीडियो पॉज करके एटम भी नोटबुक पे लिख सकते हो, हिंट भी लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक के 24,000 के अमाउंट लेना है, उसे ही हम कंसिडर करेंगे, 25,000 को हम छोड़ देंगे। तो ये सब एडजस्टमेंट्स भी आपके सामने स्क्रीन पे है पूरी तरह। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से एडजस्टमेंट्स और उसकी हिंट्स लिख लो। गुड्स लॉस बाय फायर है। चलो हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको परचेसेस दिया है, उससे पहले मैं ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू ओपनिंग स्टॉक 32,800, परचेसेस है 1,09,000, जिसमें फर्नीचर की खरीदी है, हमें वो लेस करना है। फर्नीचर 10,000 रुपीज़ हमें लेस करना है, मतलब हमारी गुड्स के परचेस हुए 99,000। इंश्योरेंस है हमारा 3,600, जिस पे किसी टाइप की एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इंश्योरेंस 3,600। रेंट ट्रेड टैक्सेस है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 14,600। ऑफिस एक्सपेंसेस है 7,400। ऑफिस एक्सपेंसेस
7,400। लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख रुपए, जो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में लेंगे, जिस पे डेप्रिसिएशन तो अभी नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग इसके अमाउंट से 3 lakhs। प्लांट एंड मशीनरी है 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 इनर कॉलम में लूँगा। उस पर डेप्रिसिएशन दिया है, मैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट उसमें से लेस करूँगा 10%, 6,000। अब 10% कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक जीरो कट करो 10% मिल जाएगा। फर्नीचर है 15,000, जिस पे हमारी एक स्पेशल एडजस्टमेंट है। हमारे पास पहले से एक डाइनिंग टेबल है 15,000 का, और 1 अक्टूबर को हमने नया डाइनिंग टेबल या नए चेयर्स परचेज़ की 10,000 की। टोटल फर्नीचर हो गया यहाँ पे हमारे पास 25,000 का। पर 15,000 को पूरा 1 साल यूज़ किया है और 10,000 को 6 मंथ्स यूज़ किया है, इसलिए हमारा डिप्रिसिएशन ये आ रहा है 4,000, जिसकी मैंने आपको अच्छे से हिंट समझा के दी। हिंट में इसका कैलकुलेशन समझा के दिया होगा, यदि आपने वो स्किप किया है तो उसे देख लेना। फर्नीचर 15 और 10, 15,000 पे मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 15,000 पे 20% 1 साल का 3,000 रुपये, और जो नया फर्नीचर है 10,000 का, उस पर भी 20%, लेकिन 1 अक्टूबर से लेके तो 31 मार्च तक 6 महीने का, ये 20, 2,000, 1,000, टोटल आपका डिप्रिसिएशन हो गया 3 और 1, 4,000। तो मैंने ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस में समझा के दिया है, अभी भी करके बता दिया, कोई टेंशन नहीं है। और इसका सेकंड इफेक्ट मैं लूँगा अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो देखिए पीडी में ले रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है हमारा 6,000, और फर्नीचर पर का डेप्रिसिएशन है, मैंने अभी कैलकुलेशन किया उस हिसाब से 4,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसके बारे में मैंने आज पूरा डिटेल आपको बताया। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, एकदम सिंपल बोलता हूँ अभी मैं, इन्वेस्टमेंट कोई भी वो हमारी एसेट है, बस सिंपली इन्वेस्टमेंट ये हमारी एसेट है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, हमारे एम्प्लॉई के लिए हमने प्रोविडेंट फंड के लिए योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। जो हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, हमारे वर्कर्स के लिए ये खर्चा हम लोग करते हैं, इसकी अमाउंट है 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैरियज इनवर्ड है, कैरियज इनवर्ड हमारा परचेस से रिलेटेड खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कैरियज इनवर्ड 3,700। सन्ड्री डेटर से 88,000। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से हमें लेना है 88,000, जिसमें किसी कारणवश 4,000 रुपये हमारे बैड हो चुके हैं। कुछ कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गए होंगे, या डेथ हो गई होगी, या कुछ हुआ होगा जिनके पैसे वसूल होने वाले नहीं है, और बचे हुए अमाउंट पे हमें 5% RDD निकालना है, जिसकी अमाउंट आ रही है 4,200। 84,000 पे मैंने 5% निकाला है, ये देखो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। एक एक जीरो कट करो और बचे हुए अमाउंट को आधी करो। मैं ओरली बोलता है, बचे हुए अमाउंट को आधी करो, 84 को आधी करेंगे 4,200। तो RDD की अमाउंट हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताई मैंने। अब आपका ही यहाँ वजह बाकी आएंगी हमारी 79,800। अब ये बैड डेब्स भी नुकसान है और RDD भी नुकसान है, और पुराना कुछ भी नहीं है। पुराना रहता था हम उसे लेते थे। बैड डेब्स है हमारे 4,000 और नया RDD हमारा 4,200। पुराना RDD वगैरह रहता तो उसे मैं लेस करता था, पर कुछ भी नहीं है, 8,200। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक ले लिया मैंने। वेजेस एंड सैलरी 28,600, वेजेस एंड सैलरी 28,600, कैश इन हैंड 4,700 एसेट है मेरी,
कैश इन हैंड 4,700, कैश एट बैंक 40,200, 40,200। ड्राइंग है। इस एग्जांपल में मैंने करंट अकाउंट ओपन किया है। सब लोगों ने ध्यान से देखो, ये कैपिटल और करंट दोनों दिए हैं, तो मैं करंट अकाउंट ओपन करूँगा। ड्राइंग करंट अकाउंट के डेबिट में जया और माया, जया की ड्राइंग है 500 और माया की ड्राइंग है 1,500। कैपिटल की जगह मैंने करंट अकाउंट लिया। क्रेडिटर्स है, ये आपका कैपिटल के अमाउंट आएंगे जो है वो जया और माया की। अब क्रेडिटर्स के अमाउंट लूँगा मैं। आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है 45,600। सेल्स दिया है 1,94,000। डायरेक्ट इनकम है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट को 1,94,000। एडजस्टमेंट नहीं है, रिटर्न नहीं है। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में लेंगे, मैंने इसके बारे में आपको बताया। कोई भी फंड हो हमारी लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड 20,000 एम्प्लॉई को उनके रिटायरमेंट के बाद हमें ये अमाउंट देना होती है। प्रोविडेंट फंड के बाद आया जनरल रिजर्व 45,000, जनरल रिजर्व 45,000, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इस इंटरेस्ट पे हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए इसे मैं लाइबिलिटी में लूँगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसकी अमाउंट है 2,000। ये 4 आइटम इस एग्जांपल की खासियत है। बिल्स पेबल है 2,000। कोई सप्लायर को हमने राइटिंग में दिया है कि भाई हम इतने इतने महीने बाद मैं आपका पेमेंट करूँगा, उसे बिल्स पेबल हम लोग बोलते हैं। कमीशन है 5,500, बाय कमीशन 5,500। उसके बाद एक कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल है 1,70,000। जया का कैपिटल डायरेक्ट लाइबिलिटी में लूँगा 1,70,000। माया का 2,35,000। फिक्स कैपिटल है इसलिए मैंने कैपिटल का लिया लाइबिलिटी को, और अकाउंट कौन सा निकाला, करंट। करंट अकाउंट का बैलेंस है जया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जया 3,400 और माया 9,100। दोनों का कैपिटल का बैलेंस लाइबिलिटी में गया, करंट अकाउंट को ओपन किया। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 को घर पे बेच दो, कोई ज़रूरत नहीं। हमें लगेगा 24,000, जो छोटी अमाउंट है, लेस अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, उसे हम लेंगे 24,000। एसेट में लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी करंट एसेट होती है 24,000। उसके बाद परचेस की एडजस्टमेंट देखो मैंने की, फर्नीचर में से परचेस में से लेस और फर्नीचर में ऐड। डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट देखो, प्लांट एंड मशीनरी में से लेस, फर्नीचर में से लेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैड डेप्स आरडीडी, पहले मैंने बैड डेप्स लेस किए, बचे हुए अमाउंट पे आरडीडी लिया, और बैड डेप्स आरडीडी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लूँगा। नए जुने की कोई झंझट नहीं है, जो नया बैड डेप्स है और नया आरडीडी उसे ही लेंगे। उसके बाद के एडजस्टमेंट है आपके गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मेरा जितना माल गया है उतना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000। लॉस है मेरा सिर्फ 1,600 का, लॉस बाय फायर। मैंने आप लोगों को बताया एक्चुअल जितना माल हमारा ख़राब हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से लेना है वो बैलेंस शीट के एसेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,400। अब हमारा माल था 8,000 का, हमें मिलने वाले 6,400, तो हमारा लॉस आ रहा है 1,600 का।
तो यहाँ तक सब एडजस्टमेंट हो गई। हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं थे, जिसका सेकंड इफेक्ट चेक वगैरह करने की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट की प्रोसेस लर्न हो गई है। क्रेडिट की टोटल बढ़ी है 2,26,000। मैं क्रेडिट की टोटल लूँगा 2,26,000, उसे डेबिट में लिखूँगा और जो डिफरेंस आएगा उसे मैं नाम दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखते हैं 15 और 6 21, 8 7 15 6 21 चला 2 4 13 16 24 5 14 और 16 1,64,100। यह है वजह बाकी करेंगे 900, ये 1 या 6 और 0 61,900। तो आप लोगों को अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने क्या किया, ट्रेडिंग के क्रेडिट के टोटल की जो यहाँ लिखी उसे डेबिट में लाई। 1 2 3 4 आइटम की टोटल की जो है 1,64,100। क्रेडिट में इनकम है, डेबिट में एक्सपेंडिचर है, इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस किया, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 61,900। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफ़र करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 61,900। अब हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। क्रेडिट में इनकम है, डेबिट में एक्सपेंडिचर है, आप लोगों को पता है। प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट है। दिखने में तो डेबिट बड़ी दिख रही भाई, 17 24 30 34 36 37 45, पर नहीं, ये छोटी होके ये बड़ी है। क्रेडिट साइड 67,400, ठीक है। ये टोटल मैं डेबिट में लिखूँगा। क्रेडिट की टोटल है 67,400। क्रेडिट की टोटल है 67,400। अब डेबिट की टोटल करते हैं। 6 12 16 18 24, चला 2 5 9 16 22 22 और 4 26 26 और 2 28 29 30 37 3 4 47,400। हमारा नेट प्रॉफिट आया 20,000। नेट प्रॉफिट आया 20,000। अब इस नेट प्रॉफिट में अकेला जया का हिस्सा ना अकेला माया का हिस्सा है, तो ये दोनों को देंगे हम लोग, जया और माया को। तो हम लोग अब डिवाइडेशन करेंगे 20,000 का। जया और माया का हिस्सा है 2:3, हमेशा रहता है 3:2, पर आज दिया है 2:3। तो ठीक है, 20,000 को मैं डिवाइड करूँगा। जया के लिए 2/5, 5 में से 2 हिस्से, 5 चौक 20, 4 दूने 8, यह है 8,000। और माया का हिस्सा आएगा 20,000 में 3 हिस्से 5 में से, 5 चौक 20, 4 त्रिक 12। तो ये आ गया उनका डिवाइडेशन। जया को देंगे हम 8,000 रुपये और माया को देंगे 12,000 रुपये। करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। अभी कैपिटल नहीं हमारे पास, कैपिटल फिक्स है, वो लाइबिलिटी में पहले ही जाके बैठ गया। अभी हमारे हाथ में कौन आ रहा है, करंट अकाउंट। जया को देंगे हम 8,000 रुपये का प्रॉफिट और माया को देंगे 12,000 रुपये का प्रॉफिट। अब इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 11,400 और 21,100। 11,400 और 21,100। क्रेडिट बड़ी है, देखो दोनों की, जया की भी और माया की भी क्रेडिट साइड बड़ी है। उनका जो डिफरेंस है उसे मैं टू बैलेंस कैरिड डाउन का नाम दूंगा। 500 गए, 10,900,
1500 रुपये गए 19,600। मैंने वजह बाकी की है, सब्सट्रैक्शन किया है। क्रेडिट में देना है 11,400 और वसूल करना है 500, तो अभी उनका बैलेंस है 10,900। करंट अकाउंट डेबिट साइड में आया है, इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस हम लोग लाइबिलिटी में लेते हैं। यहाँ जो कैरिड डाउन आया उसका मतलब क्या है? क्रेडिट बढ़ी है। क्रेडिट बढ़ी है मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या है? लाइबिलिटी में आएगा। ये भी यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट बढ़ी है। क्रेडिट बढ़ी मतलब क्या है? लाइबिलिटी है 19,600। आपको अब ये एग्जांपल टैली करना है, क्लोज करना है। यदि ये टैली नहीं हुआ तो हमारी कुछ गलतियां है, ऐसा समझ में आएगा। 15 और 6 21, 2 12 17 19 21 आणि 9 30 10 13 17 19 23 24 25 5,50,000 100। इधर भी देखेंगे हम 8 7 15 17 और 4 21। चला 2 6 आणि 1 7 7 आणि 9 16 16 आणि 4 20 20 आणि 10 30 4 6 10 30। चला 3 8 10 12 19 23 25 25 चे 5। चला 2 3 2 5। हे बघा मित्र, ये देखो दोस्तों, मैंने अमाउंट के 3 कॉलम किए, 3 डिजिट 2 डिजिट और अगले। तो टोटल करने में लगने वाला समय मेरा बहुत कम लग रहा है। और हम लोग यदि ये आदत शुरू से रखेंगे तो पेपर में भी हमें ड्रॉ करने ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आज के एग्जाम्पल की हम लोग रिवीजन देखते हैं। आज के एग्जाम्पल की हम लोग थोड़ी रिवीजन देखते हैं। फर्स्ट, परचेज की बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। फर्नीचर का खरीदी परचेस में इंक्लूड है, तो इसे मैं फर्नीचर में ऐड करूँगा और परचेस में से लेस करूँगा। पर फर्नीचर पे और एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, उसका कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया, उसे आप एक बार और समझ में ले लेना। दूसरा सबसे बढ़िया है 4 आइटम वाला आइटम, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। चारों को मैंने अच्छे से समझा के दिया है। अभी नहीं समझ में आया होगा तो वो पार्ट वापस एक बार रिपीट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 अमाउंट आपको दी है, जिसमें से छोटी अमाउंट हमने सिलेक्ट की और उसे ही दोनों जगह लिखा है। तो आज के इसमें हमारे पास बैड डेब्ट्स और आरडीडी भी जो है वो सिंपल नया है, पुराना नहीं है। नया बैड डेब्ट्स लेस और पीडी और नया आरडीडी लेस और पीडी। और सबसे बढ़िया बात है इस एग्जाम्पल की कि इसमें कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड का है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड का कैपिटल आता है तो उस टाइम पे हम लोग कैपिटल को सीधा लाइबिलिटी में बैठा देते हैं। भाई तू वीआईपी आदमी है, तू तेरी जगहों पे जाके बैठ जा। और फिर कैपिटल की जिम्मेदारियां कौन निभाता है? तो करंट अकाउंट। कैपिटल की जिम्मेदारियां कौन निभाता है? फिर करंट अकाउंट। पार्टनर्स का जो भी कुछ हमारा देना लेना है वो सब हम कहाँ बताएंगे? करंट अकाउंट में। लाइबिलिटी में उसका क्रेडिट में बैलेंस दिया, इसके लिए क्रेडिट में लिया। नेट प्रॉफिट कैपिटल जैसे ही जमा किया, ड्राइंग कैपिटल जैसे ही उसके डेबिट में ली। सिर्फ कैपिटल की जगह मैंने करंट अकाउंट के डेबिट में ली। उनका जो कैरिड डाउन है वो हमेशा जैसा लाइबिलिटी में ले लिया। इसका कैरिड डाउन कभी इस साइड में आता तो उसे हम लोग एसेट में लेते। और फिर उसके बाद मैंने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेशो 2:3 करंट अकाउंट को क्लोज किया, करंट अकाउंट को लाइबिलिटी में लेकर गया और एग्जाम्पल टैली किया। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों का अभी भी पढ़ाई के तरफ ध्यान नहीं है। अभी भी आप लोग वीडियो भी प्रॉपर देख नहीं रहे और कर भी नहीं रहे, और आपका रिप्लाय भी नहीं है किस तरह में समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ज्याही विद्यार्थ्यांना काही अडचणी असतील त्यांनी त्या अडचणी मला फ्रँकली सांगा। तुम्हाला हिंदीचा प्रॉब्लेम येत असेल तर तसंही सांगा, पण हिंदी फ्लुएंट आहे। तुम्ही आज हिंदीच्या निगेटिव्हिटीमध्ये जाऊ नका। भविष्यात तुम्ही BBAला, BCAला, MBAला, LLBला कुठेही केले तर तुम्हाला सर्व हिंदीमध्येच एक्सप्लेनेशन मिळतं, हिंदीतच समजवलं जातं आणि खूप मित्रही हिंदीतच बोलतात। त्यावेळेला तुमच्यावर कोणी हसू नये, हाही एक माझा उद्देश आहे या ठिकाणी हिंदी घेण्यामागं। अदरवाईज मला दुसरा काही एक प्रश्न नाही आहे। तुमच्या जशा कमेंट्स येतील त्या हिशोबाने मी तुम्हाला रिप्लाय करेल। तुमच्या ज्या अडचणी असतील
त्या अडचणी तुम्ही मला फ्रँकली शेअर करा. मी विचार करतो आहे की मला हा यूट्यूबचा एक व्हिडिओ तयार करायला साधारणपणे 4 ते 5 तास लागत आहेत. उदाहरण तयार करा, उदाहरणाची प्रिंट काढा, त्याला अपलोड करा, उदाहरणाच्या आधी स्क्रीन रेकॉर्डिंग, नंतर मग व्हिडिओ, मग त्याला एडिट करा, अपलोड करा, सर्व गोष्टी आहेत. तर मी ह्या उदाहरणांना डायरेक्ट झूम ॲपद्वारे घेण्याचा विचार करतो आहे. तर आजचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्ही जितके विद्यार्थी मला रिप्लाय करतील त्याच विद्यार्थ्यांना मी झूम ॲपवर ॲड करण्याचा विचार करेन. तर थोडंसं या गोष्टीकडे लक्षात घ्या. झूमवर घेतल्याने, लाईव्ह घेतल्याने मला 1 तासात माझं काम आटोपेल. भले मी 2 बॅचेस करेल, सर्वांना एकच वेळ शक्य होणार नाही. एक बॅच मी सकाळी 10 ते 11 ठेवण्याचा विचार करतो आहे आणि एक संध्याकाळी 5 ते 6 ठेवण्याचा विचार करतो आहे. तर 2 बॅचेस मी भले करतो. ज्यांना 10 ते 11 जमलं त्यांनी 10 ते 11 घ्या. तेच उदाहरण संध्याकाळी 5 ते 6 मध्ये होणार आहे. तर तुमची प्रतिक्रिया मला आल्यावरच मी आता पुढचं जे काही नियोजन आहे ते करेल. अदरवाईज मी इथं थांबेल. ओके.